नजर रखना, कुछ भी हो जाए लेकिन ये जमीन उनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। बाकी तुमको पता है क्या करना है उसके साथ जो अक्षराज ठाकुर से चालबाजी करता है। अक्षराज ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रघु ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिक्र मत कीजिए भैया जी, आप बस भाभी के साथ समय बिताए, बाकी आपका रघु देख लेगा। रघु की बात सुन अक्षराज ने उसे अपनी आंखें दिखाई लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन उसकी आंखों के सामने धृति का चेहरा घूम गया। वो सुबह के इंसिडेंट के बाद घर नहीं गया था लेकिन उसने धृति की खबर ले ली थी कि अब वो ठीक है। फिर भी जब तक वो उसे एक बार खुद से नहीं देख लेता उसे सुकून नहीं मिलेगा। अब रात के 11 बज चुके थे। क्या आज भी धृति उसका इंतजार कर रही होगी जैसे वो कल? अक्षराज के मन में ये ख्याल जैसे ही आया उसने एक गहरी सांस ली। वो और कुछ नहीं सोचना चाहता था लेकिन उसकी हर कोशिश धृति के आगे आकर रुक जाती थी। उसने सोच में डूबा देख रघु ने कहा, भैया जी आप निकले ठाकुर हवेली के लिए, अब यहाँ का सारा काम हो गया बस। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए फैक्ट्री से निकल गया। फैक्ट्री बेगूसराय के आउटर एरिया में थी और यहाँ से वापस ठाकुर हवेली पहुँचने में लगभग 2 घंटा लगेगा। गुना 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 1 बजे ठाकुर हवेली। अक्षराज अपने बड़े कदमों से हॉल के अंदर आ रहा था। आज हॉल में कुछ लाइटें अभी भी जल रही थीं। उसकी नज़र अपने आप ही सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसके कदम बीच में ही रुक गए और उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे बैठे सो रही धृति पर गई, जिसका सिर पर रखा पल्लू सरक चुका था और साड़ी फिसलने की वजह से उसकी पतली कमर दिखाई देने लगी थी। उसने अपना सिर घुमाकर हवेली के चारों तरफ देखा और फिर धृति की तरफ बढ़ गया। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अक्षराज ने अपनी आंखें हॉल के चारों तरफ देखते हुए कहा। वो धृति को इस हालत में यहाँ देख गुस्से से भर गया था। वो जानता था कि किसके अंदर क्या भरा हुआ है, कौन कितनी गंदी नज़र रख सकता है। आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप फ्रेश हो जाए, हम आपका खाना निकाल देते हैं। धृति ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा जिसमें नींद भरी हुई थी। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो कहीं खोया खोया लग रहा था। अक्ष, हाँ, धृति ने अपनी स्लीपी वॉइस में अक्षराज को घूरते हुए कहा। अक्षराज ने धृति को देखा और उसके ऊपर धीरे धीरे झुकने लगा। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। उसको अपने ऐसे पास आता देख धृति की तो नींद ही उड़ गई। वो एकटक अक्षराज की तरफ देखने लगी। उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। वही अक्षराज अब रुक चुका था। उसके और धृति के बीच में बस हल्की हवा जाने की जगह बची थी। अक्षराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखते ही धृति की सांसें रुक गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि अक्षराज उसे मारने वाला है, पर जैसे ही उसने अपने कमर पर कुछ महसूस हुआ उसने जल्दी से आंखें खोली और वो एक पल के लिए अक्षराज को देखती रह गई। अक्षराज उसकी साड़ी जो फिसल चुकी थी और उसकी कमर को विजिबल बना रही थी, वो उसे अच्छे से टक कर रहा था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि दोनों ही एक दूसरे की सांसों को खुद पर महसूस कर सकते थे। अक्षराज ने जैसे ही साड़ी को ठीक किया वो अगले ही पल धृति से दूर हो गया। धृति देख सकती थी कि अक्षराज के दोनों कान लाल हो चुके थे, साथ ही उसके बॉडी के बेबी हेयर्स खड़े हो चुके थे। धृति को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसकी नींद लग गई और उसे ये बात भी पता नहीं लगी कि उसकी साड़ी फिसल चुकी थी। अगर अक्षराज की जगह कोई और होता तो इसके बाद का तो वो सोच भी नहीं सकती। उसने जल्दी से कहा, सॉरी, हमारी आंखें लग गई और पता नहीं कब हम आएंगे, से ध्यान रखेंगे ऐसा ना हो। वो आगे कहते रुक गई और अक्षराज की तरफ देखने लगी मानो देख रही हो कि कहीं उसे गुस्सा तो नहीं आ रहा। लेकिन अक्षराज का चेहरा बिल्कुल इमोशनल लेस, जो कि वो बहुत दिनों बाद देख रही थी। वरना अक्षराज जब भी उसके पास होता था तो उसके चेहरे के कोई ना कोई इमोशंस जरूर रहते थे, भले ही वो दिखता नहीं था लेकिन वो महसूस कर सकती थी। पर आज क्या वो हर्ट हो चुका था या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी थी? अभी वो अपने ख्यालों में थी कि उसे अक्षराज की आवाज़ आई, हम। इतना कह अक्षराज चुप हो गया। शायद वो और कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने चुप रहना ही चुना और बिना धृति की तरफ देखे ऊपर कमरे में जाने लगा। वही धृति उसे जाता देख रही थी। अक्षराज की आंखों में कुछ तो था जो वो महसूस कर पा रही थी। वो अक्षराज के आगे कहने का इंतजार कर रही थी लेकिन अक्षराज बिना उसकी तरफ देखे सीढ़ियों की तरफ चला गया था। उसे अब बुरा लग रहा था। अभी वो अपना सर नीचे कर ही रही थी कि उसे अक्षराज की आवाज़ फिर से आए, हमारे अलावा इस हवेली में और भी लोग रहते हैं जिनके नज़रों से तुम अभी तक वाकिफ नहीं हो, लेकिन हम हैं और हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि उनकी आंखें नोचकर तुम्हारे सामने रख दे जो तुम्हें गलत नज़रों से दिखे। अक्षराज ठाकुर की बीवी हो तुम।
नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर रहना है तुम्हें धृति। बाकी पूरी दुनिया को हम देख लेंगे। He is not anyone who will blame his women for others' bad intention. He is a KSHRAJ Thakur. He can literally burn down the fucking world for causing his women pain. इतना कह वो बिना एक भी पल रुके वहां से चला गया। वही धृति अभी भी उसे एकटक देखे जा रही थी, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षराज ने क्या कहा। धृति का आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सोचने लगी, ही इज फॉर रियल। यहाँ उसकी गलती थी साफ साफ, उसे खुद की खबर नहीं थी। ठाकुर हवेली में हर वक्त नौकर से लेकर कोई ना कोई आता रहता था, और अगर उसे ऐसे कोई भी इस वक्त देखता तो गलत ही सोचता, और क्या पता कुछ गलत भी हो सकता था उसके साथ। लेकिन अक्षराज ने दूसरे की तरह उसे ब्लेम नहीं किया। उसने देखा था दूसरे को कोई भी सिचुएशन हो, गलती हमेशा एक लड़की की दे दी जाती थी, लेकिन ये अक्षराज था, वो अलग था। सच में वो अलग था। ये धृति जो बिल्कुल अक्षराज की बातों में डूब चुकी थी और उसकी बातों को बार बार फील कर रही थी, वही दूसरी तरफ अक्षराज कमरे में आते के साथ अपने बालों को जोर से पकड़ खुद को कंट्रोल करने लगता है। आह अक्षराज, आह हुआ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम किसी की नज़र उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पूरी दुनिया जला देंगे अगर किसी ने भी उसकी तरफ अपने आंखें उठाने की कोशिश की तो। ये कहते हुए अक्षराज वॉशरूम की तरफ चला गया खुद को शांत करने के लिए। वो जानता था इतने गुस्से के बाद उसे कोल्ड शावर की जरूरत थी। गुना गुना गुना। कुछ पल बाद अक्षराज एक व्हाइट कॉटन कुर्ता और पैंट पहन नीचे आ रहा था। उसकी नज़र डिनर टेबल के पास खड़ी धृति के ऊपर गई, जो बड़ी मुश्किल से अपनी साड़ी को पकड़ खाना निकालने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज चुपचाप उसके पास आ गया और टेबल पर बैठ गया। धृति ने जल्दी से उसके सामने खाने की प्लेट रख दी और चुपचाप साइड में खड़ी हो गई। अक्षराज ने 2 पल उसे देखा और फिर धीरे से कहा, धृति। हाँ। धृति ने जल्दी से अपनी नजरें उठाकर अक्षराज की तरफ देखा। हाँ आओ बैठो हमारे साथ, अक्षराज ने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हम कैसे? धृति ने एक बार पूरे हॉल की तरफ देखते हुए कहा। उसने अभी तक अक्षराज के साथ बैठकर नहीं खाया था। उसकी मम्मी ने हमेशा कहा था कि शादी होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पति के बाद खाना है। तो फिर वो कैसे? अभी वो अपने ख्यालों में थी कि अक्षराज ने फिर से कहा, धृति कोई नहीं देख रहा हो। अक्षराज ने अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहा। वो थक चुका था और वो ये भी जानता था कि धृति ने कुछ नहीं खाया होगा सिर्फ उसकी वजह से। धृति अब बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ गई और कुर्सी पर बैठ गई। उसे अब जाकर चैन मिला। एक तो इस हैवी साड़ी के वजह से उसका पूरा बदन दुख रहा और ऊपर से ये भूख। अक्षराज ने एक दूसरी प्लेट ली और उसमें खाना निकलते हुए धृति की तरफ बढ़ा दिया। अब खाओ मेरे साथ। उसकी यह हरकत पर धृति चुपचाप उसे देखती रह गई। वो अब कुछ सोचना नहीं चाहती थी, वरना वो पागल हो जाती। उसने अपना सर हिला दिया और खाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही अपना अपना डिनर पूरा कर चुके थे। धृति सारे प्लेट्स लेकर किचन की तरफ जा चुकी थी। अक्षराज ने उसे रोका और प्लेट्स ले जाने लगा। शायद वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो ऐसे कैसे अक्षराज को काम करने दे सकती थी। उसने अक्षराज को इंतजार करने कहा और वो जल्दी से प्लेटें लेकर आ गई। वही अक्षराज चुपचाप सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। वो ऐसे तो धृति को छोड़कर जा नहीं सकता था। उसे उसकी मदद करनी थी, लेकिन धृति तो उसे काम करने ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद धृति किचन से बाहर आई। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली, अक्षराज ने अपना फ़ोन छोड़ दिया और सोफे से उठ गया। अब तक उसकी आंख नींद से लाल हो चुकी थी, जो कि धृति साफ साफ देख सकती थी। उसने अभी जैसे ही अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया, उसका पैर साड़ी की लेंथ में फंस गया और उसका एक पैर बुरी तरफ से ट्विस्ट हो गया। आउच! उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। धृति ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्विस्ट की वजह से उसने अपना बैलेंस खो दिया। अक्षराज जो अब तक उसके पास आ चुका था, उसने अगले ही पल धृति को अपनी बाहों में ले लिया और जल्दी से कहा, क्या तुम ठीक हो? धृति ने अपना सिरनामे हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके पैरों में अब दर्द हो रहा था। उसने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, शायद मेरा पैर ट्विस्ट हो गया है। अक्षराज ने 2 पल के लिए धृति को देखा और फिर उसके पैरों को, और अगले ही पल बिना कुछ और सोचे उसने धृति को अपनी बाहों में उठा लिया। धृति ने भी जल्दी से उसके कुर्ते को अपनी मुट्ठी में ले लिया और उसे देखने लगी। उसने कुछ कहा नहीं। अगर कोई और वक्त होता तो हरगिज़ अक्षराज के बाहों में नहीं आती, लेकिन सच में उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। अक्षराज ने उसे कमरे में लाते हुए बैग पर बिठा दिया और साइड डावर से एक स्प्रे निकाल बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या हम? हाँ। धृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया।
क्या सच है कि अक्षराज ने अभी बिस्तर पर बैठने से पहले उसकी इजाजत ली थी? अभी वो ये सोच ही रही थी कि अक्षराज ने सामने बैठते हुए धृति के पैरों को अपने हाथों में ले लिया। आह, ये आप क्या कर रहे हैं? आह, धृति ने जल्दी से अपने पैरों को अक्षराज से दूर करते हुए कहा। शश, चुप, हमको देखने दो, अभी ठीक हो जाएगा, अक्षराज ने धृति के पैरों को अच्छे से देखा हुआ कहा। धृति का सर अब सच में लग रहा था कि फट जाएगा, ये शख्स उसे पागल कर देगा। उसने धीरे से अपने पैरों को अक्षराज की पकड़ से निकलते हुए कहा, नहीं, आह, ये गलत है, आप हमारे पैर मत छूइए। धृति की ये बात सुन अक्षराज के हाथ रुक गए और उसने धृति की तरफ एक क्वेश्चन लुक के साथ देखते हुए कहा, और वो क्यों? वो हमको पाप लगेगा, आप हमारे पति हैं और आपको हमारे पैर नहीं छूने चाहिए। धृति ने अपनी आंखें नीचे कर अपनी साड़ी की हेम को देखते हुए कहा। उफ, उसकी आंखें। धृति एक और पल अक्षराज की आंखों में और नहीं देख सकती थी। उसकी आंखों में कोई ऐसी पावर जरूर थी जो धृति की दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी थी। अक्षराज ने जैसी धृति की बात सुनी, वो उसे अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा। वही उसे कुछ न कहता देख धृति ने फिर से अपनी आंखें उठाए और कहा, मम्मी ने कहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक शादी में दोनों ही एक समान होते हैं और किसी को कोई पाप नहीं लगता। ये कहते हुए अक्षराज ने फिर से अपना ध्यान धृति के पैरों में लगा दिया। वही धृति उसकी ये बात सुन 2 पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन कुछ सोचते ही उसने दोबारा कहना शुरू किया, वो शश, अब हमको स्प्रे लगाने दो वरना दर्द बढ़ जाएगा, अक्षराज ने धृति को देखते हुए कहा और स्प्रे की कैप ओपन कर उसके पैरों की तरफ बढ़ गया। स्प्रे करने के बाद अक्षराज ने जेंटली वहां मसाज किया और एक नज़र धृति को देखा। धृति की आंख भी अक्षराज की आंखों से टकरा गई और अगले ही पल धृति का चेहरे दर्द से भर गया। प्लीज नहीं, आह, अक्ष, दर्द, आह, दर्द हो रहा है, आह, धृति की आवाज कमरे में गूंज गई। हो गया धृति, बस शश, चुप, बस थोड़ी देर हो गया, थोड़ा सा सह लो बस। अक्षराज ने धृति के आंसू को पोंछा और उसके लाल चेहरे को देखते हुए कहा जो आंसू से भरा था, और ये हो गया। आह, धृति का शरीर अक्षराज के ऊपर आ चुकी थी। अब उसके हाथ अक्षराज के कुर्ते को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ रखे थे। अक्षराज ने धृति के बालों को सहलाने लगा। दोनों ही इस पल बेहद करीब थे जिसका एहसास अक्षराज को था, लेकिन धृति इस वक्त किसी बच्चे की तरह बिल्कुल उसके सीने से लग रही थी, जिसे अक्षराज खुद से अलग नहीं कर सकता था। धृति, अब ठीक है, अक्षराज ने कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं उसने कुछ ज्यादा जोर से तो उसके पैरों को ट्विस्ट नहीं कर दिया, जिससे अब धृति का दर्द बढ़ गया हो। लेकिन अक्षराज के सवाल को सुन उसे अपने हालत का एहसास हुआ। वो धीरे से अक्षराज से अलग हो गई और अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। अक्षराज की नज़र धृति के मासूम चेहरे पर बनी हुई थी, उसके गालों पर अभी भी आंसू लगे हुए थे। ये देखते ही उसने आगे बढ़कर धृति के गालों पर अपना हाथ रख दिया और आंसुओं को पोंछने लगा। वो वक्त इतना खो चुका धृति के चेहरे में कि उसके आसपास की कोई खबर नहीं थी। आंसू पोंछने के बाद धृति के चेहरे पर आ रहे बालों को उसने कानों के पीछे टक कर दिया और उसकी डीप और ब्यूटीफुल ब्राउन आइज में देखने लगा। वही धृति जो एकटक अक्षराज को देखे जा रही थी, उसके हाथों को फील कर पा रही थी वो, और जैसे ही अक्षराज के उसके बालों को टक किया उसकी आंखें अपने आप ही अक्षराज के आंखों से टकरा गई। 2 पल ऐसे ही एक दूसरे के आंखों में। अक्षराज बेड से उठ गया और अपने काउच की तरफ जाते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। धृति ने बस हम कहा और बिस्तर पर लेट गई। धृति की नज़र अक्षराज के काउच पर गई, जहां वो स्ट्रगल करते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी और 6 फीट हाइट उस सोफे में बिल्कुल भी एडजस्टेड नहीं थी। ये देख उसने कुछ सोचा और फिर उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। गुना गुना गुना, सुबह का वक्त, तुमने जो किया है उसके बाद तुम हमसे दोबारा बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है अगर हम आखिरी पल में सारा कुछ नहीं संभालते तो क्या हो चुका था? ठाकुर खानदान की इज्जत चली गई होती, बस तुम्हारे वजह से। चिराग, सीमा जी फोन के दूसरे तरफ वाले शख्स से गुस्से में बोली। माँ, लेकिन हमने आपको बोला था कि हमको शादी नहीं करनी है, फिर भी आप। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, चिराग फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। तुमको जरा भी पता है तुम्हारे वजह से एक बार फिर से हमको गलत मान बैठा। सीमा जी शादी वाले दिन की बात याद करते हुए बोली। 1 मिनट, अक्ष भैया, आपने अक्ष भैया के साथ क्या किया? चिराग की आवाज में अब तक एक गुस्सा आ चुका था जो कि सीमा जी भी एहसास कर सकती थी। चिराग को पता था कि सीमा जी और अक्षराज के बीच रिश्ता कैसा है और इसलिए उसने फिर से कहा, माँ बोलिए आपने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम।
हमने अक्ष को धृति से शादी करने के लिए कहा तुम्हारे जाने के बाद। चिराग की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने जैसे ही अक्षराज की शादी के बारे में सुना, वो भी उसी लड़की से जिसका साथ उसका रिश्ता बंधा जा रहा था। चिराग 2 पल के लिए अपनी जगह फ्रीज हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे, लेकिन वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अक्ष भैया की शादी मुझे बिलीव नहीं हो रहा। आपने ये क्यों किया? हम ये नहीं करते तो और क्या करते? तुमने कुछ और छोड़ा था इसके अलावा करने के लिए? सीमा जी गुस्से से बोली। वो सच में चिराग की इस हरकत की वजह से बहुत नाराज थी। भले ही वो बलराज ठाकुर से चिराग के बारे में छुपा रही थी क्योंकि वो चिराग की सलामती चाहती थी, आखिर थी तो वो एक माँ ही, लेकिन वो सच में उससे गुस्सा भी थी। पर अक्ष भैया इसके लिए तैयार कैसे हुए? सच बताइए माँ, आपने क्या किया भैया के साथ इस शादी को करवाने के लिए? चिराग कुछ सोचते हुए बोला। वो जानता था अक्षराज को, और वो ये भी जानता था कि अक्षराज ठाकुर कोई ऐसा वैसा नहीं जो इमोशंस में कुछ भी कर दे। पक्का सीमा जी ने कुछ बड़ा किया है? सीमा जी 2 पल रुककर आगे बोली, हमें अपना वादा मांगा था अक्ष से। ये सुनते ही चिराग की आंखें बड़ी हो गई और वो एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अक्षराज के लिए वो एक वादा कितना मायने रखता था, और सिर्फ उसके वजह से शादी वाले दिन वो वादा उसकी माँ ने मान लिया। वो खुद को कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता था। वो आगे बोला, ये सब बस उस लड़की की वजह से हुआ है। पहले उसने हमारी जिंदगी में आने की कोशिश, और जब हम नहीं मिले तो भैया के गले पड़ गई। उसे तो हम अभी चिराग अपने गुस्से से धृति के बारे में बोल ही रहा था कि सीमा जी गुस्से से बोली, चुप रहो चिराग, एक और शब्द नहीं हमारी बहू के लिए। इस बीच उसकी कोई गलती नहीं, वो मासूम है। मैं तो खुश हूँ कि मैंने अक्षराज की शादी धृति से करवा दी। मैं जानती हूँ वो मेरे अक्ष को एक बार फिर से जीना सिखाएगी। धृति के बारे में बोलते बोलते सीमा जी की आंखें नम हो गई और उनके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उनके आंखों के सामने कल रात की सारी चीजें एक बार फिर से घूम गई। कल जो भी उन्होंने रात के 2 बजे हॉल में देखा था, वो काफी था उन्हें अपने फैसले को सही समझने के लिए। माँ, आप उसके लिए इतना शो कैसी हो सकती है? उसे आया भी अच्छे से 5 दिन भी नहीं हुए हैं और आप अभी से। अच्छा हुआ मैंने उससे शादी नहीं की, वरना। चिराग अपने गुस्से भरी आवाज में अभी इतना कह ही पाया था कि उसे सीमा जी की आवाज आती है। हाँ, सही कहा तुमने कि अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई धृति के साथ। अब ये किस्मत का खेल समझे या फिर हमारे अक्ष के लिए भगवान का तोहफा, जो भी है हमारे अक्ष के लिए बेहतरीन है, जो तुम कभी नहीं समझ सकते। सीमा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। चिराग उनकी ये बात सुन चुप हो गया। वो अब कुछ नहीं बोलना चाहता था इस बारे में। कहीं ना कहीं वो लड़की अब उसके भैया की बीवी थी और उसे ये बात मान लेनी चाहिए। वो जितनी इज्जत और प्यार अक्षराज को देता है, उसे वो अब धृति को भी देना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने आगे कहा, माँ हमने बस इसलिए कॉल किया था कि हम लंदन जा रहे हैं कंपनी के लिए काम, और उसके लिए आशीर्वाद लेना था आपसे। अगर ये काम हो गया तो मेरी कंपनी को कोई नहीं रोक पाएगा। सीमा जी ने ये सुन रूखे आवाज में कहा, खुश रहो और ये काम बन जाए तुम्हारा। आखिर इसके लिए तुम एक अनमोल चीज छोड़ कर गए हो। माँ ठीक है, रखते हैं कॉल, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहते हुए चिराग ने कॉल कट कर दिया। उसे अब और लेक्चर नहीं सुनना था धृति के लिए। बट ही डिडंट नो व्हाट प्रेशियस जेम ही लॉस्ट बाय रनिंग फ्रॉम हिज ओन वेडिंग। गुना गुना गुना। दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में धृति ने अपनी नज़र डाइनिंग टेबल पर घुमाई, जहां बस मालती जी, अक्षराज और सीमा जी बैठे हुए थे। बलराज ठाकुर आज सुबह ही एक काम से पटना गए हुए थे। सब लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मालती जी ने शांति तोड़ते हुए अक्षराज की तरफ देखा और कहा, अक्ष हमको तुमसे एक बात करनी थी। जी दादी कहिए, अक्षराज ने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा। ठाकुर खानदान में शादी के बाद हर नए जोड़े को एक बार हमारी कुलदेवी के मंदिर जाना होता है, तो कल तुम और बहुरिया सुबह सुबह कुलदेवी मंदिर के लिए चले जाना। मालती जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। उनकी ये बात सुन अक्षराज ने एक नज़र मालती जी को देखा और फिर थोड़ी दूर पर खड़ी धृति को, और फिर अपने सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हम ठीक है। इतना कह वो डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। वही उसके जाने के बाद मालती जी ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, कल सुबह जल्दी निकलना, कुल देवी का मंदिर जंगल की तरफ है, वरना आने में रात हो जाएगी। जी दादी, धृति ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। बस थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम में लग गए। धृति ने एक एक नज़र नाश्ते को देखा और फिर अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए कमरे की तरफ चली गई। वो परेशान हो चुकी थी इतनी हैवी साड़ी पहन पहन कर। कल तो इस वजह से वो गिर भी जाती अगर अक्षराज ना होता तो, और इतनी गर्मी में उसे ये साड़ी पहनकर तो खाया जाएगा नहीं।
कमरे में पहुंचते ही धृति ने सी ऑन किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी साड़ी की पिन को ढीला करते हुए कंधे पर रख दिया और अपना सर हेडरेस्ट से लगते हुए अपनी आंख बंद कर ली। ऐसा नहीं था कि उससे ये ट्रेडिशनल कपड़े पसंद नहीं थे, लेकिन इस गर्मी में वो नहीं रह सकती थी। वो सिंपल कॉटन सूट पहन सकती थी, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही थी। और ऊपर से अब वो ठाकुर खानदान की बहू थी, उसे ये सब पहना ही था। अभी वो यही सोच रही थी कि कमरे का गेट एक झटके से खुला। धृति ने ये सुनते ही जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और उस तरफ देखा, जहां से और कोई नहीं बल्कि अक्षराज अंदर आ रहा था। उसके हाथों में नाश्ते की प्लेट थी और वो उसकी तरफ ही आ रहा था। तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? अक्षराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के धृति के सामने नाश्ते की प्लेट रखते हुए कहा। क्या ये सिर्फ हमको नाश्ता देने के लिए यहाँ आए? क्या इन्होंने देखा कि हम नाश्ता नहीं किए? धृति ने अपने मन में सोचा। हमको भूख नहीं थी, धृति ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुन अक्षराज ने एक पल उसे वैसे ही देखा और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, खा लो, भूखे रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और इतना कह वो बेड से दूर हो गया। उसे अभी भी याद था बुखार वाली रात डॉक्टर ने जो उसे कहा था, बड़े ठाकुर ये बहुत वीक है। धृति अब अक्षराज को कैसे मना कर सकती थी। उसने अपना सर हिलाया और नाश्ता करने लगी। जारी है।